Okay, good afternoon. So we will start with the solids part, types of crystalline solid. So what are the types of crystalline solids which I have already discussed? So types of crystalline solid. Crystalline solids that has been categorized under, that is the first part which you have already completed is molecular solids. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हम लोग पहले ही खत्म कर चुके हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में बेसिकली तीन पार्ट्स थे आपके, क्या क्या था? एक था आपका नन नन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। उसके बाद था आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, एंड तीसरा था आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड विच वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, ठीक है, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। ये हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है? तो सेकेंड टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अपार्ट फ्रॉम मॉलिक्यूलर सॉलिड, दैट इज योर आयनिक सॉलिड्स। क्या क्या बचा हुआ है सब बता देते हैं। आयनिक सॉलिड्स एक बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है आपका मेटेलिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स, और आपका एक है फोर्थ वन, दैट इज कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, नेटवर्क सॉलिड्स, ओके। आदित्य एक डाउट है। हाँ सर बोलो। हाँ आदित्य बोलो। सर हाइड्रोजन बॉन्ड में लोन पेयर जो बताए थे ना, उसका क्या काम है? एक बार फिर से बता दीजिए ना। सारा काम इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है बेसिकली। लोन पेयर का काम है अट्रैक्टिव फोर्सेस को जनरेट करना, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के ऊपर एच मॉलिक्यूल है, ठीक है, एच मॉलिक्यूल है। एच मॉलिक्यूल में इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव होता है। इसके बगल में एक और अगर हम एच मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी डेल्टा पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव होगा, ठीक है। इसके ऊपर आपका डेल्टा नेगेटिव होगा। अब देखो यहाँ पे लोन पेयर्स अगर रहता है तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस अच्छा डेवलप होता है, ठीक है। बेसिकली लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो अपोजिटली चार्ज स्पीसीज थोड़ा ज्यादा अच्छा फोर्स बनाते हैं। दैट इज व्हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर आपका सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वैन वाल्स फोर्सेस के कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो लोन पेयर्स का कोई ऐसा यूज आप नहीं, लोन पेयर्स जस्ट है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस अच्छे करते हैं, ठीक है। ये सर मतलब ऐसा लिख सकते हैं ना कि लोन पेयर जो वहां पे प्रेजेंट होता है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को बढ़ाने के काम आता है। हाँ अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ाने का काम आता है, ऐसा बोल सकते हो। लेकिन ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड जहां पे भी फॉर्म हुआ है आज तक, वहां पे देखा गया है कि आपका जो हम बताए थे सीरीज ए एच, क्या बताए थे, बी, तो याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड जिसके साथ बनेगा उसके पास एक लोन पेयर होना जरूरी है, ठीक है। इट इज मेनली कौन कौन सा ग्रुप होता है? तो फ्लोरीन होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये तीनों होता है, ठीक है। ओके ओके, तो हम लोग देखते हैं, चलिए नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा आयनिक सॉलिड्स, ठीक है, आयनिक सॉलिड्स। नेक्स्ट आयनिक सॉलिड्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, ओके। आयनिक सॉलिड्स क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं पहले, ठीक है। देखो आयनिक सॉलिड्स का मतलब आयनिक कंपाउंड। जैसे मान लो कि नमक का एक ढांचा है आपके पास, NaCl जिसको बोलते हैं, ओके। तो हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आयनिक सॉलिड्स के बारे में कि आयनिक सॉलिड्स कैसा दिखता है, ठीक है। तो देखो आयनिक सॉलिड्स के केस में, जैसे मान लो एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं कॉमन सॉल्ट का, कॉमन सॉल्ट का, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट के केस में कैसे रहता है, ये Na प्लस आयंस, ये जुड़े रहेगा Cl माइनस आयंस से, फिर ये जुड़ा रहेगा एक और Na प्लस से, फिर जुड़ा रहेगा Cl माइनस से, ठीक है। इसी तरह नीचे भी करते चलो Cl माइनस, ठीक है, यहाँ पे फिर Na प्लस,
ठीक है, ये दोनों के बीच में भी सारे जगह पे फोर्सेस आपके होंगे। इस तरीके से ढांचा रहता है, ठीक है, कॉमन सॉल्ट का या फिर आयनिक कंपाउंड्स का। आयनिक, ये Na+ आयन है, ठीक है, और ये Cl- आयंस है, ठीक है, Na+ आयंस और बगल में Cl-। ये इस तरीके का पूरा आपका एक लैटिस तैयार होता है, ठीक है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी एक बार हम क्लास में जब स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट किए थे तो बताया भी थे कि आयनिक कंपाउंड्स के केस में मॉलिक्यूल्स नहीं होता है। जैसे H2O इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, H2O एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल, इसका एग्जिस्टेंस है, लेकिन NaCl जैसे कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं NaCl, इट इज जस्ट अ फॉर्मूला, डायरेक्टली NaCl का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि बहुत सारा Na+ और Cl- आयंस पूरे के पूरे लैटिस में भरा रहता है, ठीक है, पूरे के पूरे तो लैटिस आयंस में। का फॉर्मेशन होता कैसे है यहाँ पे? आयंस का फॉर्मेशन होता कैसे? आयंस का फॉर्मेशन नॉर्मल सा बात है, आयंस का फॉर्मेशन कैसे होगा? Na वो नहीं सर, वो पता है सर। सोडियम एटम है, क्लोरीन एटम है, ठीक है, ये दोनों एटम जब एक दूसरे के पास आते हैं तो सोडियम स्टार्टिंग बिहेविंग एज अ मेटल, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज कर देता है और ये खुद Na+ बन जाता है, ठीक है, और जो ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है इसको Cl- अपने पास ले लेता है, ठीक है, और ये आपका -1 मतलब एनायन बन जाता है। अब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, आयनिक बॉन्ड बोल लो या फिर इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोल लो, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सो तो सर दीज, तो यहां से मेरे ख्याल से समझ में भी आ गया हो कि यहाँ पे जो NaCl के बीच में जो फोर्सेस है, ये कौन सा बॉन्ड है, ये बेसिकली आपका कौन सा बॉन्ड है, ये आपका आयोनिक। आयनिक आयोनिक। बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, ठीक सर है। हाँ, आयोनिक बॉन्ड में भी अट्रैक्शन होता है। क्या चीज? आयोनिक बॉन्ड में भी अट्रैक्शन होगा। आयनिक बॉन्ड में अट्रैक्शन होगा मतलब हम नहीं समझे। सर अब ये बोलिए ना, क्या बॉन्ड बनाएगा तो अट्रैक्शन होगा Na और Cl में। अरे एक बात, हमको तुम लोग क्या सोच के वाला चीज एक ही चीज पूछते हो, एक बात बताओ, अपोजिटली चार्ज दो स्पीसीज है, एक पॉजिटिवली चार्ज एक निगेटिवली चार्ज, क्या दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा? नो सर, हम ये बोल रहे हैं ना कि आयोनिक हाँ, बॉन्ड तो सर इलेक्ट्रॉन लेन देन से बनता है ना, तो सर हाँ, तो अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन लेन देन से ही बना, हम कहाँ बोल, ए बाबू सुन 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 सुन, तुमको स्कूल में या फिर मैक्सिमम जगह पे बोल दिया गया कि बॉन्ड जो है, बॉन्ड तुम्हारा बना इलेक्ट्रॉन के लेन देन से या फिर शेयरिंग से, तो तुम उसको सच समझ के बैठ गए। बाबू लेन देन और शेयरिंग ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच का खाली देखा गया है, असली जो बॉन्ड बनता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही बनता है, ठीक है। कल जैसे कि हम जो NTSC वाला क्लास एटॉमिक स्ट्रक्चर का लिए, उसमें हम आपको बताए कि बॉन्डिंग को अब हम रिलेट करेंगे नई थ्योरी से। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो आपका मान लो दो एटम पास आ रहा है, तो दो एटम का क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होगा और बीच में न्यूक्लियस होगा। सिमिलरली दूसरा एटम पास आया, इसके बीच में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन। इनिशियली क्या होता है कि ये एटम अपने तरफ खींचना स्टार्ट करता है, एक 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 पर्टिकुलर एटम का इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर एटम का न्यूक्लियस खींचना स्टार्ट करता है ना, और सिमिलरली ये इसको खींचना स्टार्ट करता है, जिसके वजह से दोनों एटम पास आते हैं, जिसके वजह से दोनों एटम पास आते हैं। इनिशियली आपका अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है, इनिशियली आपका अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है। अब जैसे जैसे ये दोनों पास आना स्टार्ट करते हैं, पास आते आते मान लो इस तरह से ओवरलैप हो जाता है, ये दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, सपोज कर लो ये हाइड्रोजन का एटम, ठीक है, तो इतना जब पास आ गए तो ये दोनों हाइड्रोजन, अब क्या होता है कि इस पॉइंट पे जहां पे अब बॉन्ड फॉर्म हुआ है, वहां पे सारा अट्रैक्टिव फोर्स बराबर हो जाता है रिपल्सिव फोर्स के, है ना, इस जगह पे जाकर के आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जहां पे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो, बराबर हो रिपल्सिव फोर्स का। इनिशियली आपका अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है रिपल्सिव फोर्स से, जिसकी वजह से दोनों एटम पास आते हैं। एक टाइम आता है जैसे दोनों न्यूक्लियस पास आते जाता है, तो दोनों न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों के बीच का रिपल्सिव फोर्स भी बढ़ने लग जाता है। रिपल्सिव फोर्स बढ़ते बढ़ते अट्रैक्टिव फोर्स के बराबर होता है, वहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर मान लो तुम दोनों एटम को और सटाने का कोशिश करोगे तो रिपल्सिव फोर्स फिर बढ़ जाएगा अट्रैक्टिव फोर्स से, और दोनों एटम क्या होगा, उसी जगह पे फिर से मतलब बॉन्ड पोजीशन को फिर से गेन करेगा। और अगर खींचने का कोशिश करोगे तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा, फिर से एटम उसी पोजीशन पे आएगा। इसको बोलते हैं बॉन्ड। बॉन्ड इज नॉट ओनली द लेन देन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? यस सर। बॉन्ड इज नॉट ओनली द लेन देन ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, वो तो प्रॉपर्टी है कंपाउंड का कि किस तरह का प्रॉपर्टी, मेनली होता है अट्रैक्टिव। ये बॉन्ड जो बना, एक बार ये जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके एक कैटायन बन गया, और जो आपका एनायन था वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन बन गया। अब दोनों अपोजिटली चार्ज स्पीसीज है, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस, जिसको कुलम्बिक फोर्स बोलते हो, ये डेवलप होगा। ठीक है, कुलम्बिक फोर्स डेवलप होगा तो NaCl दोनों क्या होगा, पास आएगा, पास आके एक ऐसा पोजीशन को गेन करेगा जहां पे अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल्स टू रिपल्सिव फोर्स हो जाए NaCl के बीच में। ठीक है, NaCl के बीच में उस जगह पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब समझ में आया? यस सर। इज इट क्लियर एवरीवन? यस यस सर। सर। ओके, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पे देखो, इसी में बहुत सारा चीज आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो कोई पूछेगा आपको कि आयनिक कंपाउंड्स का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है। जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते थे, मॉलिक्यूल्स आयंस होते हो गए थे। यहाँ पे सर, यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स में आपका क्या हो जाएगा, कैटायंस एंड एनायंस। एनायंस। ठीक है, कैटायंस और दूसरा आपका एनायंस, एनायंस। ठीक है, एनायंस हो गया। अब इसके बाद और दूसरा चीज ये पूछेगा कि इसमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे, बेसिकली इंटर कंस्टिट्यूएंट, इंटर पार्टिकल जो फोर्सेस होंगे, वो कौन से फोर्सेस होंगे, बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। और हम लोग बॉन्ड। जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड ये सबसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा। आयनिक बॉन्ड जो है ये कोवलेंट बॉन्ड से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है, वेंडर वॉल्स फोर्सेस से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। इट इज अ वेरी स्ट्रांग काइंड ऑफ अ फोर्स। ठीक है, सच सॉलिड्स। अच्छा, इनका ज्योमेट्री कैसा होता है, इनका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होता है। इनका ज्योमेट्री कैसा होता है, 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशंस में बहुत सारे कैटायंस और एनायंस आपके मिल करके 3 डायमेंशन का एक लैटिस फॉर्म करते हैं। ठीक है, लैटिस को फॉर्म करते हैं। ओके, अब यहां पे इसके प्रॉपर्टीज को, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आप लोग लिखिए, पहले लिखिए इस चीज को। सर, हाँ बोलो। सर intermolecular force between the two constant particles of ionic compound is ionic bond. आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाँ। सर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंटरमोलिकुलर क्या लगाना चाहिए? आयनिक इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है, तुम वही तो इसलिए सर। बोल रहे हो क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूलर नहीं है, तो यहाँ इंटर आयनिक कर दो, इंटर पार्टिकल यस फोर्सेस सर। कर दो। ठीक हाँ, है, ये थी वजह से। इंटर, हाँ इंटर पार्टिकल फोर्सेस बोल दो। ठीक है, कोई दिक्कत है ना? अब जी डिपेंड करता है ना किसमें कैसे पार्टिकल्स है, इसीलिए पहले बोले आयनिक कंपाउंड्स के केस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कौन से हैं, कैटायंस और एनायंस है। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। ओके ठीक है, तो फिर सबसे पहले तो आयनिक कंपाउंड्स के बारे में लिखते हैं। चलिए लिखिए आयनिक सर एक मिनट कंपाउंड्स के रुकिए ना। बारे में। ओके ओके, पिछला सेलेक्ट किया ना। ठीक है। अच्छा, ये 3 डायमेंशनल होगा, मतलब पीछे भी Cl- होंगे। ठीक है, Na+, मतलब सर एक के चारों तरफ। हाँ एक के चारों तरफ। ठीक है, एक क्यूबिकल लैटिस को फॉर्म करता है पूरा का पूरा। आपको एक छोटा सा इसका, रुको हम दिखाते हैं इसका, एक एक मिनट है ना सब, जस्ट वॉच इट व्हाट आई वांट टू शो यू। देखो, वेयर एक मिनट।
ओके। हाँ देखो, तो ये कैसा होता है आप लोग को देख लो। देखो इस तरह का ढांचा होता है, ठीक है, ये ढांचा है। इसमें एक आपका कैटायन होता है, उसके बगल में एनायन होता है, फिर कैटायन होता है। इस तरीके का 3 डायमेंशनल लैटिस बनता है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एक और चीज समझ लो। ये देखो लैटिस को क्लियरली दिखाने के लिए बेसिकली यहाँ पे दोनों एटम को सटाया नहीं है, ऐसे दोनों एटम सटे हुए होते हैं। रुको थोड़ा सा एक और है, वो ला दिखाते हैं तुमको, ठीक है। ये ला देखो, क्या हो गया यार। हाँ दिख रहा है, ये वाला क्लियर है, दिख रहा है सबको? इज इट विजिबल ऑन योर स्क्रीन? यस या सर। चला गया। यस सर, अब चला गया। और रुको 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 रुको, ये आएगा थोड़ा सा, एक मिनट। ओ यार, या दिस वन ये परफेक्ट है एकदम। देखो इस चीज को, दिख रहा है आपको? इज इट यस विजिबल सर। एवरीवन? यस सर सर। ठीक है। अब देखो इसमें छोटे वाले जो होंगे, ये छोटे वाले आपके कैटायंस है, दैट इज योर Na+ आयंस, ठीक है। और ये बड़ा वाला आपका क्या है? बड़ा वाला एनायंस है, Cl- आयंस, ठीक है। ये इस तरीके से NaCl अपना पूरा लैटिस को तैयार करता है। और ये बस लैटिस बहुत छोट, मतलब ये तो हम बॉल्स दिखा रहे हैं कि हाँ इतना बड़ा बड़ा, इतना बड़ा नहीं होगा। ये याद रखना कि सिर्फ NaCl एक छोटा सा जो टुकड़ा नमक का होता है ना, उसमें लगभग 10⁻23 आयंस होते हैं Na+ और Cl- के।
ठीक है, उसमें लगभग उतने सारे आयंस होते हैं, तो सारे आयंस अपने आप को इस तरीके से अरेंज करके रखते हैं। ठीक है, दिस इज योर आयनिक सॉलिड। और यहीं पे इन दोनों के बीच में जो आपका अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है आपका, इन दोनों के बीच में जो आपका अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, these attractive forces is basically what? Your ionic bond। आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, ये आपका क्या है? दिस इज योर आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके क्या क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके कैटायंस और एनायंस, और इस तरीके से अरेंज करके रखा हुआ रहता है। इज इट क्लियर एवरीवन? सर हाँ बोलो। तब जब कोवेलेंट कंपाउंड होगा वहां के मोलिकुलर जो है मोलिकुलर पार्टिकल्स उसके बीच में जो फोर्स होगा उसको कह सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। नहीं, वो वेंडर वॉल्स फोर्सेस हुआ, अभी तो पढ़ा जी मॉलिक्यूलर सॉलिड इतना पिछले क्लास में, वो कौन सा फोर्स? हाँ ठीक है, सुनिए ना सर, कह सकते हैं उसको मतलब कोवेलेंट बॉन्ड है वो। नहीं नहीं नहीं, उसको नहीं बोल सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड, उसको कोवलेंट बॉन्ड नहीं बोल सकते, उसको वेंडर वॉल्स फोर्सेस बोलेंगे। एक मिनट, अभी ये वाला चीज भी हम क्लियर कर देते हैं तुम्हारा, ठीक है, अभी हम तुम्हारा ये वाला चीज भी क्लियर कर देते हैं, ठीक है। यस सर। ओके, ओके, तो ये आपका डायग्राम हम एक जगह पे कर दिए हैं, नोट्स में आपको इस तरह से डायग्राम रहेगा तो समझने में आसानी रहेगा। ठीक है, चलिए ओके, तो ये आपके क्या है? दिस इज हाउ योर आयनिक कंपाउंड्स का लैटिस किस तरीके से रहता है, वो ये नमूना। अच्छा, एक बात अभी इसको कंफ्यूजन हुआ कि वहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हम लोग क्या बोल सकते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा देखो बाबू, ये जैसे मान लो H2O का मॉलिक्यूल है, ठीक है, सपोज करो ये H2O का मॉलिक्यूल है, इसके बगल में एक और मॉलिक्यूल है H2O का, ठीक है, H2O का, दिस इज योर H2O मॉलिक्यूल। यहां पे दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, वो अट्रैक्टिव फोर्स कौन से है आपके? ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड, वेंडेड वाल। हाँ वही हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला है ना? यस सर, हाइड्रोजन। ठीक है, और कोवलेंट बॉन्ड कौन है यहां पे? ये है कोवलेंट बॉन्ड, ये है कोवलेंट बॉन्ड। समझ में आ रहा है? सर ये क्या किए? हाँ, ये दोनों H2O में जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? यस सर, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड है। आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, दैट इज योर वैन डेर वाल्स फोर्सेस। आर यू गेटिंग? अच्छा हाँ, यस सर, यस समझ गया, समझ गया। समझ में आ गया ना? इज इट क्लियर? यस सर, यस। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो फिर यहाँ पे तो याद रखिएगा, तो लिख लीजिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स। सबसे पहले तो आयनिक सॉलिड्स के बारे में, तो ये आपका सेकंड है क्रिस्टलाइन सॉलिड का पार्ट, आयनिक सॉलिड्स। तो आयनिक सॉलिड्स में इंपॉर्टेंट पार्ट सब लिखती है। सबसे पहले तो आयनिक सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसका नाम क्या है? व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? कैटायन कैटायन एनायन। एनायंस एंड कैटायंस। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए आपके कैटायंस एंड एनायंस, ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस होंगे वो कौन से होंगे? आयोनिक। आयोनिक बॉन्ड। वेरी गुड, इंटर पार्टिकल फोर्सेस आपके होंगे आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है, ये दोनों जैसे हो गए, ठीक है। यहाँ पे छोटा वाला हम सपोज कर लो, ये कौन से हैं? Na+ आयंस, और बड़ा वाला ग्रीन वाला आपका कौन सा है? Cl- आयंस, ठीक है। इंटर पार्टिकल फोर्सेस कौन से होंगे? आयनिक बॉन्ड होंगे। और आयनिक बॉन्ड आप लोग को ऑलरेडी पता है कि आयनिक बॉन्ड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यही होता है, आयनिक बॉन्ड ही होता है। एक ये और एक मेटेलिक बॉन्ड, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो अच्छा सर, ये जो इस तरीके का ढांचा बनता है, हाँ बोलो। सर नमक का ढप्पा लेके फोड़ते हैं तुरंत फूट जाता है सो। अरे तो फूट जाता है तो तुम उसके आयंस जितना छोटा थोड़ी तुम कोई चीज कर रहे हो, नमक बहुत बड़ा हो गया। नमक तुमको नेकेड आई से दिख रहा है, क्या तुमको Na+ आयंस नेकेड आई से दिखेगा?
नो से वो तो नहीं दिखेगा। हाँ, तो बस यही समझ लो कि वो जो छोटा सा टुकड़ा तुमको नमक का दिखता है, दैट इज मेड अप ऑफ लॉट ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस। समझ में आया ना? इट इज मेड अप ऑफ, यस तुम बेसिकली हो सकता है कि इन दोनों के बीच के बॉन्ड को तोड़ दो, लेकिन तुम एक आयन को नहीं तोड़ सकते हो, Na प्लस को नहीं तोड़ सकते हो। समझ में आ रहा है ना? ओके। और ये इस तरह का जो ढांचा बनता है, ये जो ढांचा आपको इस तरह का दिख रहा है, इसी को बोला जाता है लैटिस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसको बोला जाता है लैटिस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसको बोला जाता है लैटिस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ओके ओके। जैसा कि आपको पता है कि इंटर पार्टिकल फोर्सेस, इसमें आयनिक बॉन्ड है विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके वजह से ये बहुत हार्ड होते हैं। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग। दैट इज वाई आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड। आयनिक सॉलिड्स आपके कैसे होंगे? हार्ड होंगे। हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। इट इज हार्ड एंड brittle in nature. It is hard and brittle in nature. Okay, hard and brittle in nature. उसके बाद एक चीज आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा कि बेसिकली कोई चीज को मेल्ट किया जाए या फिर किसी चीज को बॉईल किया जाए, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वहां पे हम लोग इंटर पार्टिकल फोर्सेस को ही ब्रेक करते हैं। और आयनिक कंपाउंड के केस में ऑलरेडी आयनिक बॉन्ड है इंटर पार्टिकल फोर्सेस, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, दे हैव हाई melting and boiling points, melting point and boiling point. ठीक है, they have high melting point and boiling point. ठीक है, noted everyone? Can I move to the सर next एक slide? मिनट, एक मिनट, एक Okay. मिनट। Okay, okay. हो गया सर। हो गया everyone? Is it finished? Can I move to the next slide? यस सर सर। एक चीज पूछना था सर। हाँ पूछो। सर आयोनिक कंपाउंड के बीच में जो पार्टिकल का फोर्स होगा वो सबसे ज्यादा होगा या मेटल वाला में सबसे ज्यादा होगा? देखो, दोनों आपका स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही है। ठीक है, अब दोनों में कंपेरेबिलिटी करने जाओगे तो हम बोलेंगे मेटल्स के केस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, आयनिक सॉलिड से ज्यादा हम मेटल्स बोलेंगे। ठीक है, मेटल्स बोलेंगे। ठीक है। हाँ, अट्रैक्टिव फोर्सेस मेटल्स वाले में थोड़ा ज्यादा होगा। इसी वजह से मतलब भाई, अब एक मिनट, तुम्ही को अगर बोल दिया जाए नमक ज्यादा मजबूत या फिर लोहा, क्या बोलोगे? सर लोहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, तो मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी हम एक बात बोलना चाहेंगे कि दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होता है। थोड़ा सा ज्यादा होगा मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है, लेकिन आयनिक बॉन्ड्स को कम नहीं आंकना। आयनिक बॉन्ड्स अपने में बहुत ज्यादा मजबूत होते सर तो हम लोग के पास जो NaCl होता है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? हैं। क्या चीज? यस सर। हम लोग के पास जो नमक का NaCl होता है जो जो खाते हैं, उसका कितना होगा मेल्टिंग पॉइंट? नमक जो खाते हो उसका, कॉमन सॉल्ट का मेल्टिंग पॉइंट पता नहीं है, सर्च कर लेना ना, मिल जाएगा। लेकिन होगा अच्छा खासा हाई होगा, दे हैव हाई तो मेल्टिंग मतलब पॉइंट। लोहा से देखो, तो कम ही होगा ना? ये सारा कंपैरिजन किसके, हाँ लोहा से कम होगा, जब बात कर ठीक है, लोहा से तो कम ही होगा। लोहा का मेल्टिंग पॉइंट 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये सब सर नमक का भी होना चाहिए ना तब। हाँ, नमक का उतना ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, आयनिक सॉलिड्स ज्यादा, बोल तो दिया आपको कि मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा आयनिक बॉन्ड से। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक ना, कोई दिक्कत किसी को? इज इट क्लियर? नो सर। सर अभी आप कुछ बताने वाले थे सर। क्या बताने वाले थे? हाँ, इसका आयनिक कंडक्टिविटी बताने वाले थे, उसको समझ लो।
ठीक है, देखो सॉलिड फॉर्म में जितने आयंस है Na+Cl- जो भी आयंस आपको दिख रहा है, ये आयंस इंटैक्ट है स्ट्रक्चर में, ये इनका मूवमेंट अलाउड नहीं है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में इनका मूवमेंट अलाउड नहीं है। मतलब चार्ज का फ्लो आयनिक कंपाउंड्स के केस में, आयनिक सॉलिड्स के केस में सॉलिड स्टेट में नहीं हो सकता है। ठीक है, जिस वजह से यू कैन से वन प्रॉपर्टी, यू कैन से one property, you can say that ionic solids are bad conductor of, bad conductor बोलोगे, इंसुलेटर बोल लो, डायरेक्ट इंसुलेटर है ना। आयनिक सॉलिड्स आर डायरेक्टली बोलो इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स। ठीक है, इंसुलेटर्स। बट यहीं पे एक पॉइंट लिख लेना, बट इन मोल्टेन स्टेट, molten state or in aqueous solutions, they are good conductor of electricity. Aqueous solutions, they are good conductor of electricity. सर तो संदर्भ देना सर सर। क्या चीज? सर बोलो। सर कॉमन सॉल्ट कह सकते हैं, मतलब इस हिसाब से तो इंसुलेटर होता है, लेकिन हाँ, पानी में डाल के सर उसका कंडक्टिविटी तो बढ़ जाता है ना, तो कैसे? हम क्या लिखे हैं नीचे? हाँ सर लिखे, वही पूछे रीजन कैसे। हाँ, रीजन बता रहे हैं। देखो, करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, चार्ज का फ्लो होगा तब करंट का फ्लो होता है। ठीक है ना। सॉलिड स्टेट में जैसे कि अभी दिखा है कि सॉलिड स्टेट में ये ढांचा रहता है, ये ढांचा अपने आप को चेंज नहीं करता, आयंस का फ्लो नहीं हो सकता है। ठीक है, आयंस का फ्लो नहीं हो सकता है। लेकिन जब यही मेल्ट कर दोगे, मेल्ट करोगे तो ये फोर्सेस वीक पड़ जाएंगे एंड दिस Na+ एंड Cl- आयंस कैन फ्लो, दिस कैन फ्लो। और ये क्या है? ये आपके चार्जेस है। इफ द चार्ज कैन फ्लो, देन दैट मींस इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली एक्वस सॉल्यूशन में जब डालते हैं, कहने का मतलब है कि नमक को, NaCl को पानी में जब डालोगे, NaCl को जब पानी में डालोगे, वाटर में डालोगे, ठीक है, वाटर में डालते हैं, तो फिर वाटर में डालने पे वाटर जो है NaCl को हाइड्रेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है। कौन सा एनर्जी प्रोवाइड करता है? हाइड्रेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इस हाइड्रेशन एनर्जी के वजह से NaCl जो तुम जितना डालोगे वो सब डिसोसिएट कर जाता है Na+ और Cl- आयंस में। ठीक है, और इसके अंदर Na+ और Cl- आयंस फ्लो करते रहते हैं, जिसके वजह से इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो फ्लो ऑफ चार्ज याद रखना कि इलेक्ट्रिसिटी दो तरह के चार्जेस के वजह से हो सकता है, एक आपका आयंस के वजह से, फ्लो के वजह से, और दूसरा आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन। ये ऑलरेडी बताए हुए हैं मेरे ख्याल से ना किसी क्लास में। यस ठीक सर, है, जैसे ओके। बताया। तो आयंस की वजह से या फिर NaCl में इलेक्ट्रॉन्स के वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है, आयंस की वजह से होता है। ठीक है, और आयंस आपका सॉलिड स्टेट के केस में, जब सॉलिड स्टेट में रहता है आयनिक सॉलिड्स, तो आयंस फ्लो नहीं करता है, दिस डजंट फ्लो, इंटैक्ट रहता है एक ही जगह पे, ये सब इंटैक्ट रहता है, बस थोड़ा सा इनमें वाइब्रेशंस होता है, दैट्स ऑल। बट दे कांट फ्लो फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, जिसके वजह से दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। बट अगर इसी को पिघला दिया जाए, पिघला दोगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक पड़ जाएंगे, वीक पड़ेंगे तो मॉलिक्यूल, दीज आयंस कैन फ्लो नाउ। Okay, that is why in the molten state or in aqueous solution they are good conductor of electricity due to flow of the ions, due to flow of the ions, due to flow of the ions। कोई दिक्कत? क्लियर है? यस सर। ओके, यस। नोट इट डाउन।
ओके, हो गया? सर एक बार पिछला स्लाइड खोलिए तो सर, इससे भी पहला वो 2 गो जो था ना स्टार्टिंग में, ये वाला नहीं इससे इसके बाद जो लिखे थे। के बाद दिस वन, ये वाला। हाँ यस सर, ये सर हो गया। ठीक है, एक ये भी लिखे थे, मैं कैसे ये तो बता दिए थे। ओके, ठीक है, हो गया सबका? यस सर। एवरीवन, हैव यू कंप्लीटेड? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। then we will move to the next part। इसका एग्जांपल्स बोलोगे तो NaCl इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, या फिर कोई भी आयनिक सॉलिड्स आप ले सकते हो। ठीक है, ऐसा जो एक्वा सॉल्यूशन में आयन से बना हुआ हो उसको हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, MgCl2 यू कैन से ओके। सो ये सब एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या था? मेटेलिक सॉलिड्स था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या था? मेटेलिक सॉलिड्स था। मेटेलिक सॉलिड्स को थोड़ा अच्छे से समझना। ठीक है, सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा ना सर? क्या चीज? यस सर। मेटेलिक वाला में इलेक्ट्रॉन करेगा ना चार्ज करेगा। वाह, पता है साहब, पता है, लड़का हीरो हो गया ऐसा। ठीक है, मेटेलिक सॉलिड्स, सबसे पहले तो मेटेलिक सॉलिड्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं। तो मेरे ख्याल से सी इलेक्ट्रॉन मॉडल हम तुम लोग को बताए थे, याद है? नहीं बताए थे सर। नहीं बताए थे? अच्छा ठीक है, चलो हम बता देते हैं अभी। सी इलेक्ट्रॉन मॉडल के पहले एक इमेज वहां पे लेके चलते हैं। मॉडल ऑफ मेटल इमेजेस। ओके, तो देखो पहले सी इलेक्ट्रॉन मॉडल को अच्छे से समझ लो। ठीक है, सी इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है? यही मॉडल का नाम है सी इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, दिस इज योर सी इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, दिस इज योर सी इलेक्ट्रॉन 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 मॉडल ऑफ मेटल। बेसिकली मेटल के केस में ऐसा मॉडल होता है। ठीक है, सी इलेक्ट्रॉन मॉडल ये क्या है पहले इसको समझो। ठीक है, देखो जैसे मान लो कि तुम किसी पर्टिकुलर मेटल का सीट लेकर के आए, ठीक है, या फिर कोई मेटल का ब्लॉक लेकर के आए। ठीक है, उस मेटल्स के अंदर क्या क्या पार्टिकल्स होंगे, कैसे फोर्सेस उसके अंदर काम कर रहा होगा, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स दे रहा है। तो देखो जैसे मान लो तुम कोई भी एक मेटल बोलो, जैसे मान लो सोडियम का एक सीट लेके आए। ठीक है, सोडियम मेटल का एक ब्लॉक लेके, सोडियम मेटल का ब्लॉक वैसे लाओगे तो फूट फाट जाएगा। ठीक है ना, लेकिन तो भी एग्जांपल के तहत तुमको बता रहा है। तुम कौन सा मेटल लाए? सोडियम मेटल लेकर के आए। ठीक है, अब देखो सोडियम मेटल के ये जो प्लस पार्ट आप लोग को दिख रहा है, प्लस पार्ट, देखो सोडियम एक मेटल है। ठीक है, तो ये सारा आपको जितना भी दिख रहा है ये सब Na+ आयंस है। ये सब क्या है आपका? अगर सोडियम का सीट लाए तो ये सब आपका Na+ आयंस है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा दूर दूर दिखाया गया है सबको, एक्चुअली ये सब एक दूसरे से सटे रहेंगे। ठीक है, ये सब एक दूसरे से सटे रहेंगे, इस तरीके से सोच लो, 1 2, ये थोड़ा इस तरीके से सटे रहता है। ठीक है, और इसके नीचे वाला, ठीक है, इस तरीके से लेयर ऊपर नीचे लेयर्स पूरा रहता है, पीछे भी लेयर्स रहेगा। ये सब सोडियम के क्या रहेंगे? सोडियम के आयंस है, Na+ आयंस। ठीक है, और जो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, कहने का मतलब है कि जैसे मान लो सोडियम में आपका कितने 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है जिसको सोडियम लूज कर सकता है, उसको लूज कर देता है और ये बन जाता है Na+ आयंस। तो हर एक एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो जो तुमको ऐसे देखो दूर दूर में, लेकिन पास पास में भी दिख रहा होगा, ये सब खाली जगह सब रहता है। दिख रहा है ना, ये सब खाली जगह। ठीक है, ये सब छोटा छोटा खाली जगह बच जाता है।
ठीक है, पास भी रखोगे सारे एटम्स को तो ये सब खाली जगह आपका बच रहा है। इन सब खाली जगह में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है सोडियम, वो सब घूमते रहते हैं इस पर्टिकुलर जोन में। दे मूव दीज इलेक्ट्रॉन्स, these valence electrons move randomly in अभिनव, क्या हो ये तेरे को, कुछ खास है क्या? randomly in the sea of cations, randomly in the sea of cations। ये जो एक समुद्र है ऐसा सोच लो, पूरा का पूरा ढांचा मेटल का, और इस ढांचे में आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये सब जो आपके कैटायंस हैं उनके बीच में जो खाली जगह बचता है उसमें ये सब नाचते रहते हैं रैंडमली सर इन ये द लूज सर ये लूज करेगा क्यों? मॉडल ऑफ एटम। मेटल का अपना टेंडेंसी होता है लूज करने का इलेक्ट्रॉन बच्चा। सर लेकिन वहां किसी को चाहिए थोड़ी, वो तो खुद नहीं बना है। नहीं नहीं नहीं, किसी को नहीं चाहिए। मेटल, व्हाट इज मेटल? डिफाइन मेटल। चाहने से कोई मतलब नहीं होता। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन सर। हाँ, मेटल का डेफिनेशन है वही है। मेटल वो चीज ही होता है जो लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन को, उसको आखिरी इलेक्ट्रॉन से मतलब ये नहीं है। दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, उसको पॉजिटिव आयन बनने का। तो यहाँ पे क्या रहता है ना कि सारे इलेक्ट्रॉन्स, सारे जितने भी एटम्स है सोडियम के, सब एक दूसरे के साथ सटे रहते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन तैरने चल जाता है, जो खाली जगह रहता है उसमें तैरते रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला ही जाता है सी इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ एटम। अच्छा, यहां पे बोलोगे कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो देखो ये कैटायन है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये इसके बगल में एक कैटायन है, ऐसा सोच लो। तो ये दोनों इस तरीके से अपने आप को एक अट्रैक्टिव फोर्स से पकड़ के रखते हैं ताकि सारा का सारा एटम्स क्या हो, पास पास रहे। ठीक है, सारा का सारा एटम्स इस तरीके से रहे। ठीक है, मतलब किसके किसके बीच का फोर्स, कैटायन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूसरा कैटायन। ठीक है, कैटायन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा कैटायन, कैटायन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा। इतना बात तो समझ गए होंगे कि जितने एटम्स होंगे उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा सोडियम के केस में, क्योंकि सोडियम का +1 होता है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक सोडियम एटम रिलीज करता है। ठीक है, तो जितने सोडियम एटम्स होंगे उतने ही क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और इन सोडियम एटम्स के बीच में, क्योंकि दोनों अपोजिटली चार्ज्ड हैं, एक फोर्सेस काम करते रहता है जिसके वजह से सारा कैटायंस अपने आप को टाइटली पैक्ड करके रहता है। ठीक है, टाइटली पैक्ड करके रहता है। समझ में आया ना? अच्छा, एक बात और, जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते रहता है। ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते रहता है, रैंडमली मूव करते रहता है। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक अप्लाई कर दोगे, तो फिर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हो जाता है आपका, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हो जाता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, माने कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इधर के तरफ मूव करने लग जाएंगे। और बिना, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाए रहोगे तब तक ये जैसे तैसे रैंडमली मूव करते रहेगा। ठीक है, कैटायंस के बीच में। अब समझ में आया कि इसमें कौन से कंस्टिट्यूएंट। अब बोले, अगर हम तुमसे पूछें कि व्हाट इज द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन मेटल, क्या बोलोगे? कैटायंस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैटायंस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कंस्टिट्यूएंट, हाँ बोलो सर। आप यहाँ सोडियम का एग्जांपल ले लिया, और सबका एग्जांपल और ले किसी लीजिए। कोई भी ले लो, कोई भी। अब तुम अपना जगह पे खाली बस चेंज करते रहो। ठीक है, यहाँ हम आयरन ले लेते हैं। ठीक है, आयरन का होता है Fe2+, मतलब एक आयरन 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हर एक आयरन के जगह पे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ में आया? तुम कॉपर ले लो, कॉपर का Cu+ होता है, तो कॉपर प्लस आयंस होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यूज किया हुआ रहेगा। जो मेटल लेना है ले लो, उसका ढांचा यही होगा। जो मेटल लिए रहोगे उसका कैटायंस होगा और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस समुद्र में नाचते रहे। सर आप अभी क्या बताया कि जब इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? अभी देखो इलेक्ट्रॉन, तो उस समय ध्यान कहाँ था जी, इलेक्ट्रॉन जो था, इलेक्ट्रॉन जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए तो इलेक्ट्रॉन जैसे तैसे मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब इसमें तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाएगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव।
समझ में आया? नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी, दिस इज पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, तो जो अंदर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका डायरेक्शन किस तरफ हो गया? उनका डायरेक्शन हो गया फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब समझ में आ रहा है? दे स्टार्ट मूविंग इन इनसाइड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और अगर जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए थे, दे आर मूविंग रैंडमली, जैसे तैसे अपना ये सब खाली जगह में मूव कर रहे थे। सर मतलब उसी मेटल के बीच में अरेंज्ड हो जाएगा ये सब? हाँ, उसी मेटल के बीच में, क्या बोलो, कैटायंस के बीच में। मेटल तो हाँ तुम सर, बहुत बड़ा वही है। वही हाँ, वही। कैटायंस जितने हैं उन कैटायंस के बीच में दिख रहा है ना, तुम कितना भी सटाने का कोशिश कर लो दोनों कैटायन को, खाली जगह बच रहा है कि नहीं बच रहा है? यस सर। यही सब खाली जगह में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ये एक्चुअली में दोनों सटा हुआ होगा, ठीक है? जितने एटम्स दिख रहे हैं ये कैटायन सारे सटे हुए होंगे एक दूसरे से। अगर दोनों के बीच में जगह होगा तब तो तुम मेटल को कंप्रेस कर सकते हैं ना। क्या समझ में आ यस रहा है? ठीक है, यस सर। तो दोनों का दोनों सटा, उस जितना यहाँ पे आपको एटम्स दिख रहा है सारा का सारा सटा हुआ है, ठीक है? और ये इलेक्ट्रॉन जैसे तैसे मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी चीज को हम क्या किस में लगा दें आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फिर इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है? फ्रॉम, बेसिकली इसको बोला जाता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, और करंट मूव करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। लोअर पोटेंशियल। ठीक है? किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ईच एंड एवरीवन, इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, बहुत कम आवाज आया। अभी अभिनव आनंद यस आपका, सर समझे समझे भाई। अभिनव आनंद क्लियर है ना? अभिनव आनंद कौन है? यस सर। ठीक है, तुम क्या हुआ जी? संगीतमय हो रहा था अभी, क्या कर रहा था? नहा हुआ के बाहर निकला है क्या जी अभी? चुप हो गया। नहीं, गजब है। क्या हो गया अभिनव? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं ना? ठीक है, थोड़ा बदमाशी कम करो। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़े। सर एक मिनट रुकिए ना। सर एक मिनट। एक डाउट है, क्या पूछ रहे? पीयूष पूछो, क्या पूछ रहे हो? वी कैन ब्रिंग इन केरोसिन, क्या बोल रहे हो? पीयूष, एनी डाउट? कोई डाउट है आपको? पीयूष, आवाज ही नहीं जा रहा क्या? आर यू देयर? ओके, मैसेज किया है। हाँ, क्या? नो सर, ओके, नो डाउट, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? नोट करो जल्दी से, तो लिखो एक जगह पे सारा चीज मेटेलिक सॉलिड्स का भी जमा करते हैं, ठीक है? कैन आई मूव अहेड? नेक्स्ट स्लाइड। सर एक मिनट रुकिए ना। ओके ओके, राइट ऑन। ठीक है, और अगर तुमसे कोई पूछता है कि व्हाई मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फ्लो ऑफ दीज पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स, अब समझ में यस आया सर, ना? वैलेंस या इलेक्ट्रॉन के कारण। हाँ, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते रहते हैं जैसे तैसे करके, यही इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये चार्ज है, चार्ज फ्लो कर सकता है इसके अंदर में, जिसकी वजह से इट इज अ गुड कंडक्टर। तो जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीजन। ओके, कोई पूछेगा व्हाई मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज in the structure of metal the valence electrons are free to move in between the cations of that metal, ठीक है? इस वजह से आपके metals are good conductor of electricity, ठीक है? Can I move ahead? Written everyone? Yes. Yes, okay, fine. ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो क्या क्या चीज है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट, सबसे पहले तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं मेटेलिक सॉलिड्स में? तो सबसे पहले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके क्या क्या हो जाएंगे? व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? कैटायंस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ, वेरी गुड। मेटल कैटायंस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यहाँ पे आपके इंटर पार्टिकल फोर्स क्या हो जाएगा? क्या बोलोगे? स्ट्रॉन्ग electrostatic forces of attraction, static forces of attraction, attraction between cations and valence electrons, ठीक है, between cations and valence electrons. Okay, written everyone? ठीक है। इसका कंडक्टिविटी कैसा होगा? तो कंडक्टिविटी में गुड कंडक्टर, ड्यू टू द फ्री फ्लोइंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ड्यू टू फ्री फ्लोइंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। मेटेलिक सॉलिड्स का एक और प्रॉपर्टी लिख लो, इट इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इट इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर मेटल के एक कोने को अगर गर्म करोगे तो वो धीरे धीरे हीट ट्रांसफर होकर दूसरे कोने में चल जाता है ड्यू टू कैटायनिक वाइब्रेशंस। एक कैटायन दूसरे कैटायन को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते 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 धीरे धीरे सबसे लास्ट वाले तक पहुंचा देता है। यही कारण होता है कि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, ठीक है। और मेटेलिक सॉलिड्स का तो फिलहाल ज्यादा क्या बोलेंगे, वो सब तो तुम लोग भी जानते हो। मेटल क्या होता है? इट इज लस्चरस होता है। ठीक है, ये सब तो नॉर्मल प्रॉपर्टीज है जो पहले से भी तुम लोग जानते हो। ये से वो ठीक से है, जरूरी नहीं है ना? सर ये सब जानते हैं। ये मेन पार्ट्स है, इसका मेन पार्ट्स यही है। ठीक है, और इसका भी मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका? वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? वेरी हाई होगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिख लो, यहां साइड में लिख लो फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट। इज इट क्लियर एवरीवन? सबको क्लियर है? किसी को डाउट है पूछ सकते नो हो? सर, नो No, सर। नहीं है? ओके, वेरी गुड। इसके बाद आपका क्या बचा? इसके बाद बचा एक आपका कोवलेंट, लेकिन टाइम ही खत्म हो गया है। उसमें बताते बताते आपको और टाइम लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या था आपका? कोवलेंट। और अच्छा, इसको नोट कर लिए सब? सर एक मिनट रुकिए ना। ओके, ठीक है। आज सर आज जानते सर, हाँ बोलो। क्लास 8 में ना पढ़ी थी क्या कि व्हाई मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे ना रट लिए थे क्या मेटल्स आर गुड कंडक्टर बिकॉज़ ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन। इसके कारण मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है, हाँ मतलब वही फ्री मूविंग फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है, ठीक है। यस सर, हाँ यही पढ़ी थी। अब जाके समझ में आ गया कि वो इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं। यस सर। ठीक है, वो कौन से होते हैं? असल में वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मेटल एटम्स के। ओके, ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से सॉलिड, मेरे ख्याल से खत्म हो गया सॉलिड का पार्ट। एक पार्ट और बचा हुआ है, उसके बाद हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सर हाँ बोलो। इस पे कुछ क्वेश्चन नहीं होगा?
इस पे क्वेश्चंस क्या रहेगा, इस पे क्वेश्चंस वही रहेगा, मतलब कोई प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछ दिया तो पूछ दिया, दैट्स ऑल। ठीक है, सर आपके पास कोई सीट होगा ना सॉलिड वाला, भेज दीजिएगा। हाँ सॉलिड वाला सीट तो बहुत है मेरे पास, लेकिन वैसा क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा। सॉलिड स्टेट का और पार्ट बताते तो ठीक है, हम भेज देंगे, नो डाउट। ठीक है, हम इसका भी भेज देंगे, क्वांटम नंबर्स का भी भेजना है मेरे को। ठीक है, तो आज हम शाम तक में आपको हम कर देंगे। ठीक है, क्वांटम नंबर्स और इस दोनों का। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, लव यू सर ऑल। क्वांटम वाला का नोट्स सर अपलोड किए थे? क्वांटम वाला, हाँ क्वांटम वाला वीडियो ना, नोट्स? नोट्स, हाँ नोट्स, नोट्स भी अपलोड किया हुआ है। नोट्स तो उसी दिन अपलोड कर दिए थे, देखो एक बार 9th वाले में। हम तो लोग में नहीं आ रहा है, शायद 10th यस वाला में। सर, देखे थे हम उस दिन। अच्छा ठीक है, अभी हम कर देते हैं 9th में। अच्छा एक बात याद रखना, एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक और लेक्चर लिए थे जो हम संडे से पहले लिए थे। ठीक है, सैटरडे को लिए थे, बेसिकली सैटरडे को तुम लोग नहीं ज्वाइन किए तो हम उसका वीडियो भी तुम लोग में डाल दिए। ठीक है, उसका वीडियो भी तुम लोग में डाल दिए हैं, तो वो वीडियो भी देखो, और तुम लोग को नोट्स अभी हम भेज देते हैं। ठीक है, सर उसका लिंक डाल दीजिएगा ना ग्रुप में। हाँ हाँ डाल दिए, डाल दिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर एनटीएससी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो तुम लोग अटेंड किए थे। ठीक है, यस लेक्चर सर। 1 एक होगा, वो तुम लोग अटेंड नहीं किए, तो उसका वीडियो देख लो, और दोनों का नोट्स हम भेज देते हैं। लेक्चर 1 का भी नोट्स भेज देते हैं, लेक्चर 2 का भी नोट्स भेज देते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, लव यू ऑल। बाय सर, थैंक यू। बाय सर, बाय सर। बाय सर।